एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आ रहा है कि मैम ये हमको अभी पढ़ना है, तो बिल्कुल जो स्टूडेंट्स डीजेएस मेंस लिखने वाले हैं उसकी टेस्ट सीरीज मेंस की ऑलरेडी ऐप पे चल रही है, वो स्टूडेंट्स जो बिहार के इंटरव्यू में जाने वाले हैं उनको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब यही आएगा भाई आपके दोनों ही सदन से ये पास हो चुका है, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगी, एक्ट बनेगा, नोटिस निकलेगा और ये सब जगह आ जाएगा और पुराने जो एक्ट्स हैं वो रिपील्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ सेट ऑफ एमसीक्यूज है जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक जो चीजें हैं जैसे बिल नंबर है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएनएस का क्या है, बीएनएसएसए का क्या है। तो ये जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड की अगर बात करें तो दैट इज 174। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अभी क्योंकि बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो आते हैं डायरेक्टली एमसीक्यूज पे। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता, ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। हो सकता है ये चीज आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाए कि भाई फर्स्ट क्यों है, फर्स्ट और सेकंड का क्या है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्यों है। हाउ लॉन्ग जुडिशियल कस्टडी बी ऑथराइज्ड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, कितनी लंबी दे सकते हैं, तो इनिशियली 40 to 60 डेज की होती है, जिसमें कि 15 दिन आपके पुलिस कस्टडी के रहेंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ जुडिशियल कस्टडी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम की बात की गई है दैट इज 90 डेज, इनिशियली 40 to 60, फिर जब मैक्सिमम पे जाएंगे एक्सेप्शन केसेस में जहां पे अलाउ किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट तो वो 90 डेज का रहेगा। नेक्स्ट आता है हाउ डज द ऑथराइजेशन of police custody during initial period of judicial custody affects the possibility of bail. Now this is the important one. ये पूछ रहे हैं आपसे कि किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा पॉसिबिलिटी ऑफ बेल पे, किस तरह से बेल पे प्रभाव पड़ेगा ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी। अब ये बेसिकली ये अभी आपका रिसेंटली आया है, तो बेसिकली होता क्या था ना, वारंट इशू हुआ या डिटेन करके लाए किसी भी पर्सन को, सपोज करो इसको पुलिस लेके आती है, तो ये क्या करता है सीधे मेडिकल, मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, सीधे हॉस्पिटल। तो पुलिस कस्टडी वो भी इट इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल कस्टडी। दो आपके बाहर खड़े हो जाते थे, जो पुलिस वाले होते थे वो बाहर खड़े हो जाते थे पुलिस ऑफिसर्स, और अंदर बंदा लेटा हुआ है, जुडिशियल कस्टडी चल रही है, लेकिन पुलिस कस्टडी वाज नॉट देयर इस चीज में। तो बेसिकली भाई 15 दिन आपके पुलिस कस्टडी के हैं जो कि विद इन 90 डेज में दिए जा रहे हैं। 90 डेज में कभी भी पुलिस ले सकती है अपने 15 डेज पुलिस कस्टडी के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ बेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इट मे लीड टू डिनायल ऑफ बेल। भाई जहां पे 90 डेज है और वहां पे आपके 15 दिन अभी पुलिस कस्टडी के हैं, पुलिस कस्टडी अभी नहीं हुई है 15 डेज तक, तो 90 डेज में जैसे ही आप सपोज करो 7 दिन के लिए आप बेड रेस्ट पे चले गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप 10 दिन चले गए, आप 20 दिन चले गए, कितने भी दिन चले गए, उसके बाद आप जब भी उठ के आओगे यहां आपको जाना पड़ेगा, यहां आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द पुलिस कस्टडी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। अब देखिए अगला आ गया ना, यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं थी क्वेश्चन नंबर 3 में, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इफ द पुलिस कस्टडी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, यानी कि 15 दिन खत्म हो गए विद इन इनिशियल 60 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जो इनिशियल डेज थे वो 60 डेज थे, 40 to 60 डेज, ये आपके इसी में ही 15 दिन आपके पुलिस कस्टडी के भी हो गए। तो यहाँ पे अब बेल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी बेल ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन इज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेट्स, कब जरूरत पड़ेगी? हर एक क्राइम में चाहिए, हर एक क्रिमिनल ऑफेंस में चाहिए, या सिर्फ 3 इयर्स में चाहिए, सिर्फ 7 इयर्स के लिए चाहिए, या अगर माइनर्स के अगेंस्ट आप कर रहे हैं तभी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इस टाइम पे आप जो भी आपके डाटा रहेगा या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी सबकी मतलब इंपॉर्टेंट चीजों में आपके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वीडियोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग सब रहेगी। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फोरेंसिक एक्सपर्ट की? तो फोरेंसिक एक्सपर्ट की क्या है फाइनल अगर बात की जाए तो क्या है? To testify the court proceeding, to provide legal advice to the investigator, to collect forensic evidence at crime scene and document the process, to represent the accused in the court। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? That is to collect forensic evidence at crime scenes and document the process। तो C is the correct answer। अगला जो क्वेश्चन है ये पीएमएलए के साथ रिलेट हो रहा है। तो बेसिकली अभी तक अगर हम सीआरपीसी की बात करें और पीएमएलए इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला की जो बात की जाती है, हवाले के पैसे की, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है इन कॉन्टेक्स्ट टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकेंड व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। यानी कि जो आपका पीएमएलए के थ्रू, सपोज करो यहाँ से इंडिया से पहले इंडिया से पैसा निकल के हवाला के थ्रू कहीं पे भी गया, दुबई गया, फॉर एन एग्जांपल दुबई गया, अब दुबई से वापस आ रहा है इंडिया में, अब वो जो क्राइम प्रोसीड, अब वो क्या बन गया? वो जो पैसा था, अब ये जो पर्टिकुलर पैसा है जो वापस आ रहा है दैट इज अ क्राइम प्रोसीड। तो क्राइम प्रोसीड में अगर हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? द पावर इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट सेफगार्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द पावर लैक्स द सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय पीएमएलए। द पावर इज ओनली एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल क्राइम्स। द पावर इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक रह जाएगी, क्योंकि पीएमएलए के में इसके प्रावधान ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। इसका 7 का बी। नेक्स्ट है बीएनएसएस 2 व्हेन कैन हैंडकफ बी यूज्ड ड्यूरिंग अरेस्ट। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें, केसेस वर देयर जहां पे क्लियरली कह दिया गया था कि भाई हैंडकफिंग विल बी नॉट देयर। तो यहाँ पे कब होगी? अब ऑप्शंस देखिएगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। पहले बोल रहे हैं ऑप्शन में जब वो केवल हैबिचुअल ऑफेंडर है अरेस्टेड पर्सन, या वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ उसने रेप या एसिड अटैक में रहा है, ऑफेंस किया है, या वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो एस्केप्ड कस्टडी यानी कि वो भगौड़ा है, एक बार भाग चुका है, या ऐसे पर्सन, वो अरेस्टेड पर्सन जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं इंक्लूडिंग बीइंग अ हैबिचुअल ऑफेंडर या सर्टेन ऑफेंसेस उन्होंने कमिट किए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस की अगर बात की जाए, इसमें भी कफिंग की बात की गई है, इसमें भी की गई है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है वो सबको कवर कर रहा है। तो हमेशा आयोग मोस्ट अप्रोप्रिएट को लेके चलता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे केवल ओनली वर्ड का यूज किया है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है according to BNSS 2 which of the following is not criterion for the use of handcuff during an अरेस्ट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर कोई करेगा तो बिल्कुल हैंडकफ किया जाएगा, ड्रग रिलेटेड क्राइम करोगे तो भी किया जाएगा, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करोगे तो भी किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट इज नॉट अ वेरी हीनियस ऑफेंस। नेक्स्ट आता है कि जो बीएनएसएस 2 में हैंडकफिंग की यूसेज की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस भी हैं। तो क्या वो उसके साथ अलाइन हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या कोई रिलेशन नहीं है, या इट इज इन द अकॉर्डेंस विद सम एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स टू ऑल। नेक्स्ट आता है कि हाउ डज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकेंड अफेक्ट्स द प्ली बार्गेनिंग। तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का जो टाइम लिमिट है इन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है कि भाई आपको प्ली बार्गेनिंग करनी है 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दीजिए, एप्लीकेशन
दे दीजिए। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी, अगर आपने स्पीच सुनी होगी, डिस्कशन डिबेट सुना होगा, तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।